नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने उसी वक्त की अपराध की एक और घटना लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं काफ़ी देर मुझे हो गई। आज बहुत तेज लगन थी। मुझे शाम को 7 बजे से अब तक 4 शादियाँ अटेंड करनी थी। शादी अटेंड करने के बाद उन्हीं कपड़ों में मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आपने शायद मुझे कभी इस अ, इस तरह के वेशभूषा में नहीं देखा होगा, क्योंकि मैं इसकी मुखालफत करता हूँ, इस अंग्रेजियत की मुखालफत करता हूँ। ये बहुत घनघोर जाड़े में तो ठीक है, ठीक लगता है, लेकिन ये टाई ये मुझे पसंद नहीं है। बहुत कम मेरे फ़ोटोग्राफ्स में, या हमें नहीं लगता कि 350 से ऊपर हुए इन एपिसोड्स में आपने कभी मुझे इस तरह टाई में देखा होगा। लेकिन फिर भी समाज है, सबकी सब लोग कहते हैं, मेरे बच्चों ने कहा, जिन जिन शादियों में मुझे जाना था उसके लिए मेरे बच्चों ने जोर दिया, मेरी श्रीमती जी ने भी जोर दिया, तो इसलिए मैं पहन कर गया था और फिर इसी वेशभूषा में आपके सामने उपस्थित हूँ। कहानी आज उसी दौर की है जिस दौर की कहानियाँ मैं बता रहा हूँ। तारीख है 28 अगस्त सन 2000। इसका बैकग्राउंड ये था कि 25 अगस्त को मानक नगर में, मानक नगर अब बड़ा स्टेशन भी हो गया है, पहले चौकी थी ये, लेकिन अब थाना हो गया है। मानक नगर जो ज़्यादातर रेलवे का क्षेत्र है, मानक नगर के बारे में मैं आपको कई एक अपराध की घटनाएं भी बता चुका हूँ। तो मानक नगर एक इलाके में रेलवे लाइन के किनारे झाड़ियों में एक लाश मिली। लाश सड़ी गली थी और ऐसा लग रहा था कि कई दिन पहले की यह लाश है। लाश को लावारिस में दाखिल किया गया। पहचान हो नहीं पाई। 78 घंटे तक उसको रखने के बाद जब ये पूछताछ हुई कि कहीं पर गुमशुदगी लिखी गई है, तो ये पता लगा कि 19 तारीख को थाना अमीनाबाद में इसी हुलिये के व्यक्ति की गुमशुदगी लिखी हुई है। लिहाजा उनके घर वालों को पोस्टमार्टम से पहले पहचानने के लिए पोस्टमार्टम हाउस बुलाया गया। पोस्टमार्टम हाउस में उन लोगों ने साफ साफ पहचान कर ली। ये व्यक्ति था कमल प्रजापति, जो गणेशगंज लखनऊ, पुराने लखनऊ का बड़ा पुराना इलाका है। गणेशगंज की रिहाइश करने वाला का रिहायशी कमल प्रजापति, जिसकी पानदरीबा भी यहाँ एक बहुत बड़ा मोहल्ला है। लखनऊ नवाबों की नगरी रही है और पान के शौकीन यहाँ बहुत ज़्यादा हैं। पान बनारसी मशहूर है, लेकिन शौकीन लखनऊ में बहुत हैं, नवाबों के ज़माने से। तो पान की एक बहुत बड़ी मंडी होती है जिसको पान दरीबा कहते हैं। अलग अलग शहरों में भी, बनारस में भी एक पान दरीबा है, और इलाहाबाद का भी मैं जानता हूँ, प्रयागराज का, जिसमें एक पान दरीबा है। कमल प्रजापति की पान दरीबा में एक पान के थोक व्यापार की आढ़त थी। घर वालों ने जो गुमशुदगी लिखवाई थी उसमें लिखाया था कि शाम को आढ़त बंद करने के बाद से वो गायब और आज तक नहीं मिला। बहरहाल पहचान हो गई। बॉडी को पीएम के लिए भेजा गया। कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू एंटीमॉर्टम इंजरीज आया। एंटीमॉर्टम इंजरीज इनकी सिर पे किसी भारी वस्तु से मारकर जो ब्लीडिंग हुई है उसकी वजह से ये मृत्यु का होना पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया। जब ये तय हो गया कि ये व्यक्ति मर चुका है, अभी तक तो ये लग रहा था कहीं चला गया है, किसी के साथ निकल गया है। कभी कभी होता भी था, अक्सर वो एक आध दिन के लिए बाहर चला जाता था। तो लिहाजा घर वालों को जब ये तय हो गया, ये पता लग गया कि इसकी मृत्यु हो गई है, तो मुकदमा 302 में लिखा गया और फिर उसकी विवेचना भी शुरू हुई। पानदरीबा में जो पान के आढ़ती हैं वो बड़े स्ट्रांग हैं, पैसे वाले भी हैं। इन लोगों ने पुलिस पर दबाव बनाना शुरू किया। तो पुलिस ने जब जांच पड़ताल शुरू की तो पता करते करते ये पता लगा कि जब शाम को आढ़त के बंद होने का समय था, उस समय इसका एक दोस्त तैयब वहाँ पर आकर बैठा था। उससे इसकी लंबी बातचीत हो रही थी। उसी के बाद जब उसने आढ़त की अपनी दुकान में ताला बंद किया तो तैयब उसे अपने साथ ले गया। उसके बाद से उसका पता नहीं है। ये बात वहाँ के आढ़तियों और तमाम लोगों ने ये बात बताई कि तैयब ही इसके पास उस दिन करीबन 2 घंटे से बैठा हुआ था। पुलिस ने तैयब के बारे में जानकारी की और बहुत जल्दी ही तैयब पकड़ गया।
तैयब से पूछा गया कि तुम इसको लेके कहाँ गए थे। तैयब ने बताया कि जो सईद है पीसीओ वाला, शुभम टाकीज के पास हॉटलाइन पीसीओ वाला सईद है, सईद के 2 मकान हैं, एक घसियारी मंडी में है, दूसरा जनरैलगंज में है। जनरैलगंज वाले मकान में मैं तैयब को लेकर गया था क्योंकि सईद ने वहीं उसे बुलाया था। काहे के लिए बुलाया था, क्यों गया था, जाने के बाद क्या हुआ, तुम कहाँ चले गए, उसके बाद वो कहाँ गायब हो गया, इन सब सवालों को पूछने पर वो चुप, हजार चुप्पी साध गया। पुलिस वालों के पास कोई चारा नहीं था। शुरू हो गई श्रेणीबद्ध पूछताछ। अंतिम मुकाम तक पहुंचने से पहले ही उसने धीरे धीरे सारी बात बता दी। जो सारी बात निकल कर आई तो ये पता लगा एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग है जिसमें कई लोग हैं। शुभम टाकीज के हॉटलाइन पीसीओ वाला सईद अपने पीसीओ से, जिसके पास लड़कियों का संपर्क नंबर है, उन लड़कियों को लखनऊ बुलाया करता था। तैयब उनके रुकने का स्थान तय करता था, किस होटल में, किस लॉज में, किसी के घर में, जो सेफ हो। रिपीट करना ठीक नहीं था, तो जो सेफ जगह थी वहाँ पर लाकर उसको बिठाता था। उसको लाने का काम स्टेशन से राजन को दिया गया था। राजन घसियारी मंडी के पास का रहने वाला था, घसियारी मंडी कैसरबाग का। वो स्टेशन से ले आता था, तैयब उसको बताता था कहाँ रुकवाना है, सईद बुलवाता था और सईद ही ग्राहकों से एडवांस पेमेंट लेता था। सईद के पास ऐसी 2-3 लड़कियों के फोटोग्राफ थे। सारे लोगों की बात की पुलिस ने, एक एक करके इन लोगों को बुलवाया। ये बताया गया घटना वाले दिन क्या हुआ था। उसने कहा साहब, बरेली के एक एयरफोर्स अधिकारी की बेटी है राजकुमारी राठौर, वो उस दिन आई थी और पिछली बार उसको जिस लॉज में रुकवाया गया था वहाँ पुलिस आ गई थी। पुलिस उसको ले भी गई, लेकिन लेन देन के बाद उसे छोड़ दिया गया। 151 किया गया। 151 में तुरंत उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के बाद उसे छोड़ दिया गया। बाकी जो उसने बताया उसके हिसाब से दूसरे कारण भी रहे होंगे उसको छोड़ने के पहले। इस बार उसने मना किया कि हम उस होटल में नहीं रुकेंगे। कैसरबाग का ही एक होटल था, छोटा सा। लिहाजा उसको सईद के जनरैलगंज वाले मकान में बुलाया गया। वहीं पर हम लोग इसको कमल प्रजापति को ले गए। आगे की कहानी भी उसने बताई, लेकिन पहले ये इंटरेस्ट था कि सारे लोग पकड़ कर आ जाएं, क्योंकि ये कोई बात बताए उसको वेरीफाई करने के लिए भी लोग होने चाहिए। उसने बताया कि आज भी वो महिला राजकुमारी राठौर आई हुई है और कैसरबाग थाने की चाइना बाजार चौकी से 50 कदम दूर त्रिवेणी लॉज में रुकी हुई है। और आज शाम के लिए जो 2 ग्राहक तय किए गए हैं, उनमें से एक इंदिरा नगर का प्रतिष्ठित व्यापारी है, दूसरा घसियारी मंडी का भी एक बड़ा खिलौने के सामान बेचने वाला व्यापारी है। इतना सुनते ही पुलिस ने तुरंत अपनी टीमें बनाई और त्रिवेणी लॉज पर रेड करने के लिए टीमें चली गईं। रेड हुई कमरा नंबर 8 त्रिवेणी लॉज में। तारीख थी वही 28 अगस्त। वहाँ पर राजकुमारी राठौर और वो कल्लू, जो मोहनलाल मलिहाबाद का रहने वाला था, ये दोनों मिल गए। ये बताया कि इंदिरा नगर का वो व्यापारी अभी थोड़ी देर में आने ही वाला है। वो किसी काम से रुक गया था, मैं उसी के साथ आ रहा था। उसने कहा तुम चलो, मैं आता हूँ। वो आ ही रहा होगा। पुलिस ने राजकुमारी राठौर और कल्लू के साथ वहाँ वेट किया। थोड़ी देर में इंदिरा नगर का वो व्यापारी भी आ गया। पुलिस ने जब पूछा कि आखिर क्या हुआ था, उनका साहब ऐसा है कि कमल प्रजापति जिस दिन इस महिला के संपर्क से कराने के लिए एडवांस पैसा सईद ले लिया करता था, हम उसको ले आते थे, कमरे के भीतर मैंने कर दिया। उसके बाद भीतर से भी इशारा हुआ कि कमरे के भीतर आ जाइए। मैं, सईद,
तैयब, ये सारे लोग कमरे के भीतर आ गए। राजकुमारी ने बताया कि इसके पास 20,000 रुपए हैं। उसका पैसा छीन लिया गया, उसकी घड़ी, अंगूठी और चेन छीन ली गई। उसने जरा सा विरोध करने की कोशिश की, हथौड़े से उसका सिर कुचल दिया गया। सिर कुचलने के बाद उसे एक दूसरे गाहक, राजकुमारी राठौर के एक दूसरे गाहक सुनील कबाड़ी की जीप यूपी 32Z 2857 पर उसकी लाश को रखा गया और मानक नगर में रेलवे लाइन के किनारे झाड़ियों में फेंक दिया गया। राजकुमारी राठौर और कल्लू को, उसके साथ उस नए गाहक को, हालांकि वो परिसर में नहीं मिला था, इसलिए उस पर वो जुर्म आयत नहीं होता, लेकिन उसको लाया गया। उनसे गहन पूछताछ की गई। गहन पूछताछ में उन्होंने सबका अपना अपना रोल बताया कि कौन कहाँ से आता है, किसको, कौन उस राजकुमारी को स्टेशन से लेके कौन आएगा, कमरा कौन बुक कराएगा, एडवांस पैसे कौन लेगा, फोटोग्राफ। देखिए, अब तो ये बातें ऑब्सोलीट हो गई हैं, अब तो सब कुछ मोबाइल पर है। जिन्हें जो करना है वो फोटोग्राफ भी मोबाइल पर भेज देते हैं, पैसे भी मोबाइल पर भेज देते हैं, जगह भी मोबाइल पर बता दी जाती है। लेकिन उस जमाने का मैं बता रहा हूं कि कैसे होता था कि राजन उसको स्टेशन से ले आता था, कल्लू उसको रुकने की जगह पर ले जाता था, सईद जब 2-3 ग्राहक सेट कर लेता था तो उसको बुलवाता था, एडवांस सईद ले लेता था, और उन लोगों के बताने के हिसाब से अब तक ऐसे जो देह व्यापार के लिए आने वाले लोग जिनके पास पैसा अधिक था, ऐसे 4 व्यक्तियों की बुलाकर इन लोगों ने हत्या कर दी। उनका पैसा लूट लिया, उनका सामान लूट लिया, और उनको अलग अलग जगह पर इसी तरह से कभी पुराने गाहक की गाड़ी मंगाकर, ब्लैकमेल करके लोगों की गाड़ी मंगाकर अलग अलग जगहों पर लाशें फेंक दी गईं। लाशें मिली, पोस्टमार्टम हुआ होगा, हत्या का मुकदमा अज्ञात में कायम हुआ, और आज तक वो अज्ञात में ही फाइनल रिपोर्ट में चला गया। ये सारे केसेस फिर से खुलने, क्योंकि अब मुलजिम मिल गए थे, खुलने के आदेश दिए गए। देह व्यापार में इस तरह की बातें पहले के ज़माने में होती थीं, अब तो बहुत अलग है देह व्यापार। आप अखबारों में पढ़ सकते हैं, बहुत ढेर सारे न्यूज़ आइटम्स मिलेंगे। कोई दिन नहीं है जो कहीं न कहीं कोई न कोई देह व्यापार में लिप्त व्यक्ति और उसके लड़कियां और उसके गाहक किसी जगह से पकड़े न जाते हों। इस तरह से इस पूरे प्रकरण में, जिसमें सुनील प्रजापति की जान गई थी, उस कमल प्रजापति की जान गई थी, उसमें 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। राजकुमारी राठौर, जिसके पिता का नाम डी सिंह था, वो भारतीय वायुसेना में सार्जेंट थे, बरेली में पोस्टेड थे। तैयब, जिसने सारी बात बताई थी। कल्लू, जो ग्राहकों को नियत स्थान तक भेजता था। राजन, जो स्टेशन से इन लड़कियों को लेकर रुकने वाले स्थान पर ले जाके उनको इस्टेब्लिश किया करता था। इन चारों हत्याओं के बारे में और कहाँ कहाँ लाशें फेंकी गई थीं, उनको वेरीफाई करने में 3-4 दिन लगा। गैंग बड़ा था, इसलिए 28 अगस्त 2000 को एसएसपी श्री बीबी बख्शी ने अपने सभा कक्ष में इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बापर्दा करके उस महिला को भी लाया गया। बाकी जो राजन, कल्लू, सईद, तैयब पकड़े गए थे, इनको भी लाया गया। 29 अगस्त के अखबारों में बहुत डिटेल में फोटो और इस गैंग के बारे में निकला है कि शहर के बीचों बीच कैसरबाग शहर का दिल है। हजरतगंज मॉडर्न मार्केट हैं, लेकिन कैसरबाग पुराने लखनऊ का उसका जो चौराहा है वो बड़ा टिपिकल यूनिक टाइप का है। सभी पुराने राजाओं की कोठियां वहाँ पर हैं। कोई राजा जिनकी उस यूनाइटेड प्रोविंस में जिनके यहाँ गेस्ट हाउस हुआ करते थे, कोठियाँ हुआ करती थी, उन सब की कोठियाँ कैसरबाग के आसपास ही हैं। पुरानी कोठियाँ, ज़माने की कोठियाँ। कैसरबाग चौराहे पर ही मुजफ्फर अली साहब का मकान भी है।
वहाँ पर ये घिनौना काम काम तो जो है वो है वेश्यावृत्ति का, लेकिन उसके साथ साथ किसी को लूट कर और उसकी हत्या कर देना, इससे घिनौना शायद और कुछ संभव नहीं है। आज की घटना, अपनी काम वासना की शांति के लिए वेश्यावृत्ति वाली महिलाओं से के चक्कर में कमल प्रजापति अपने पैसे और अपनी जान से हाथ धो बैठे। लेकिन यह ऐसा नहीं कि यह पहली बार हुआ है। इतिहास, मानव इतिहास जब से लिखा या पढ़ा गया है, जब से शुरू हुआ है, तब से ये एग्जैक्टली इसे वेश्यावृत्ति तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये सब तब से होता आ रहा है। और इसको एक बड़ा अच्छा सा नाम आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने दिया, नगर बधुएं। एक उनका बहुत ही बड़ा उपन्यास है, जिसको अब तक के सर्वश्रेष्ठ साहित्य में माना जाता है, वैशाली की नगर बधू। वैशाली जो पुराना जिला था, पुराना राज्य था बिहार प्रांत में, वहाँ की नगर बधू के ऐसा चित्रण उन्होंने किया है कि नगर बधुओं का कंसेप्ट क्या था, नगर बधुएं क्यों, राजा जो है वो नगर बधुओं को मान्यता देते थे, क्यों उनके लिए बड़ी बड़ी कोठियाँ बनवाई जाती थीं, क्यों उनके लिए सिक्योरिटी और उनकी दासियों, सेविकाओं, इन सब की बहुत बड़ी फौज लगाई जाती थी। अगर किसी ने आचार्य चतुरसेन शास्त्री की वैशाली की नगर बधू नहीं पढ़ी है, तो पूरा पढ़ना तो बहुत मुश्किल काम है, और यंग जनरेशन ने तो बिल्कुल नहीं पढ़ी होगी। 1948 में ये छपी थी और इसके 2 भाग थे। आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने इसके पहले 40 किताबें लिखी थीं, लेकिन इस किताब के लिखने के बाद उन्होंने इसके पहले की सारी किताबों को डिसोन कर दिया और उन्होंने कहा कि अब मैं सिर्फ एक किताब का लेखक हूँ, जिसका नाम है वैशाली की नगर बधू। बाकी किताबों को मैं डिसओन करता हूँ। हिंदी साहित्य का बहुत ही उत्कृष्ट ग्रंथ है वैशाली की नगर बधू। अगर किसी को उस समय, जो ये आज चल रहा है, उस समय कैसा होता था, तो वो वैशाली की नगर बधू जरूर पढ़े। उसके कारण होते थे। राजकुमारों को की जो यौन शिक्षा के बारे में, सेना के सेनापति जो लंबी लड़ाई के लिए बाहर जा रहे हैं, जिन्हें वापस आने में 1-2 साल लग जाएंगे, उनके लिए नगर बधुएं सेवा करती थीं। राज परिवार के नौजवान लड़कों को यौन शिक्षा के लिए नगर बधुओं के पास राजा स्वयं भेजते थे। आज के राजकुमार तो चोरी छिपे जाते हैं। धीरे धीरे इन नगर बधुओं का काम, इनका कार्यक्षेत्र, ये सब बदल गया और अब ये नगर बधुओं की जगह वैश्याएं कहलाने लगी। कोई शहर, कम से कम उत्तर भारत में, ऐसा नहीं है जहां पर रेड लाइट एरिया ना हो। लेकिन अब इन्हें, बहुत ही सभ्य आदमी हो तो नगर बधू कहे तो कहे, सब इन्हें वेश्या कहते हैं। उसके बाद भी थोड़ा फेरबदल हुआ। अब नए समाज में इन्हें कॉल गर्ल के नाम से जाना जाता है। हालांकि आज भी रेड लाइट एरिया दिल्ली में, आसपास के ज़िलों में और पुराने इस्टेब्लिश्ड सभी ज़िलों में रेड लाइट एरियाज़ हैं। लेकिन बकौल आचार्य चतुरसेन शास्त्री के, ये नगर बधुएं थीं। आज वो जिस हालत में हैं, आज वो जिस नाम से जानी जाती हैं, वो, और आज उनका जो काम है वो बिल्कुल अलग है। तो इस तरह की ये घटना जो हुई, ऐसा नहीं कि पहली बार, हमेशा से होती आई रही है, लोग जानते भी रहे हैं, लेकिन फिर भी वो ऐसा ही करते हैं। आप स्वयं आकलन करें कि क्या आपको इन नगर बधुओं से संपर्क करना है या इनके संपर्क में आना है। अगर आप ये डिसाइड करते हैं कि नहीं, हम इनसे संपर्क में रहेंगे या इसके संपर्क के लिए हम जाएंगे या ढूंढेंगे या पैसा खर्च करेंगे, तो आपको सावधान भी रहना होगा। ये तब की नगर बधुएं नहीं हैं जिन्हें राजा का संरक्षण मिला करता था, जिनके लिए सुरक्षा राजा उपलब्ध कराते थे। ये आज की बिगड़ी हुई नगर बधुएं हैं। ये आपकी जान लेने में, अगर आपके पास पैसा है तो आपकी जान लेने में इन्हें कोई हिचक नहीं होगी।
आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज चूँकि पहले भी बहुत देर हो चुकी है और आज मैंने इसीलिए ये छोटा इंसिडेंट आपके समक्ष, ताकि फिर ये शिकायत ना हो कि साहब आप गायब हो जाते हैं, आप आए नहीं। इसलिए आज का ये छोटा एपिसोड मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।